हेलो बच्चों आज आपका विज्ञान कक्षा 8 का पाठ 4 जो है इसका नाम दहन और ज्वाला है। ठीक है, दहन और ज्वाला इस पाठ के हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि दहन क्या है। तो दहन जो होता है बच्चों, यह एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, तो वही प्रक्रिया दहन कहलाती है। तो इसमें आपने देखा बच्चों कि ऑक्सीजन जो है उसकी ज़रूरत होती है दहन में। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वह ज़रूरी है, इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब उसी से अभिक्रिया करके जो दाह्य पदार्थ होता है वह जलता है, इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी जो है दाह्य पदार्थ से ही है कि दाह्य पदार्थ क्या है। दाह्य पदार्थ वह पदार्थ जिसका दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। तो आम भाषा में हम लोग इसे ईंधन कह देते हैं जिसको जलाया जा रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में लिखा है ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो ज्वलन ताप जो है बच्चों वह निम्नतम ताप होता है, मतलब कम से कम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। मतलब बिल्कुल कम से भी कम, तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उस पदार्थ का वो तापमान जो होता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे पदार्थ जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी। ये आपने देखा होगा, एलपीजी का जैसे ही लाइटर छुआ देते हैं तो वो जलने लग जाती है ना। तो पेट्रोल और अल्कोहल भी बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। तो जो पदार्थ सरलतापूर्वक आग पकड़ ले उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विस्फोट क्या है। विस्फोट मतलब ये भी एक दहन की प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ जलने पर ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है। तो विस्फोट जो है तो उसी में क्या है, ऊष्मा है, ध्वनि है और साथ में प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप दिवाली पे बम वगैरह चलाते हैं, आजकल तो दिवाली क्या त्योहारों पे भी जलाने लगे हैं, इवन शादियों में भी इतना जलने लगा है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब इंडिया ने आईसीसी चैम्पियनशिप जीती थी, जब भी कितना जलाए थे फिर बम, है ना। तो यही क्या है, विस्फोट है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगले क्वेश्चन में लिखा है माचिस की रगड़ने वाली सतह पर कौन से पदार्थों को लगाया जाता है। तो इसमें जो पदार्थ होते हैं बच्चों वह होता है चूर्णित कांच। मतलब जो कांच होता है उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया जाता है। ठीक है, तो वह चूर्णित कांच और साथ में लाल फॉस्फोरस। क्या होती है, लाल फॉस्फोरस। तो ये दोनों चीज़ें इस पर लगाई जाती हैं जिससे माचिस को रगड़ कर जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल नहीं करना चाहिए उपयोग, बिल्कुल सही बात लिखी है कि विद्युत का उपयोग हमें नहीं करना। विद्युत के किसी उपकरण में आग लग जाती है तो उस वक्त हमें जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्युत जो है वह हमें, अगर हम उसे छू लें तो करंट लग जाता है हमें, है ना। तो जल जो है वह विद्युत का चालन करता है, मतलब वह एक सुचालक होता है जल विद्युत का। तो इसलिए विद्युत का वो चालन करेगा और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है ना। तो इससे क्या होगा, आग बुझाने वाले को करंट या शॉक लग सकता है। ठीक है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए हमें विद्युत उपकरणों में जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए जल का उपयोग उचित क्यों नहीं है। जैसे विद्युत उपकरणों में उचित नहीं है बच्चों, वैसे ही तेल और पेट्रोल में भी विद्युत वो लगी आग को बुझाने के लिए जल हम नहीं उपयोग कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब देखें, विद्युत से तो झटका लग सकता था, पर तेल और पेट्रोल जो है वह जल से भारी होते हैं। तो तेल और पेट्रोल जल से हल्के होते हैं, जिसके कारण जल तो नीचे रहा रहेगा और जो तेल और पेट्रोल है वो ऊपर तैरते हैं। तो ऊपर तैरेंगे तो उनमें आग लगी रहेगी। फ़ायदा क्या हुआ कि जब जल उस पर छिड़का जा रहा है,
जल छिड़क रहे हैं और जल तो नीचे चला जा रहा और ऊपर आग लगी हुई है ना। तो ऐसा ही होता है। तो देखिए कारण भी जब जल जो है वो तेल से भारी होता है, इसलिए यह तेल से नीचे चला जाता है और ज्वलनशील तेल तथा पेट्रोल ऊपर जलते रहते हैं, इसीलिए इसके जल से नहीं बुझाना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो देखो मेनली जो प्रयोग करना चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है ये जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक क्यों माना जाता है। तो देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन से भारी होता है, इसलिए CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है तथा आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इस तरह से आपने आंसर देखा कि CO2 जो है वह है एक ऑक्सीजन, मतलब SO2 एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीजन से भारी है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ ये अपना एक ब्लैंकेट या कंबल सा बना लेगी। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से भारी होता है, इसलिए CO2 आग का एक कंबल की तरह लपेट लेगी। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है तथा आग पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है ज्वाला क्या है और ज्वाला का निर्माण कैसे होता है। तो देखें दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे पिघली हुई मोमबत्ती के मोम के कण दहन के समय ऊपर उठते हैं और वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो ज्वाला का जो निर्माण किया जा रहा है वह है, उससे आपने देखा होगा जैसे मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है वह जलाई जाती है। तो आगे क्वेश्चन भी है कि मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये देखेंगे ये रहा क्वेश्चन। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न गर्म भागों का वर्णन करें। तो ये चित्र देखते हैं, इस चित्र से ही सारा वर्णन हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये आप बाहर की तरफ जो ये ब्लू कलर में देख रहे हैं ये इसका बाह्य भाग होता है और ये भाग सबसे गर्म होता है। ये लिखा भी है यहाँ सबसे गर्म भाग, ठीक है, जो बाहर वाला। और यहीं पर पूर्ण दहन होता है। बाह्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है गर्म होता है और सबसे पूर्ण दहन इसी क्षेत्र में होता है। इसके बाद जो है बीच वाला जो क्षेत्र होता है मध्य भाग होता है। मध्य भाग जो है वो थोड़ा कम गर्म होता है और इसमें आंशिक दहन होता है। इसके बाद जो ये बाती है मोमबत्ती की, इसके साथ में जो पोर्शन है वहाँ वो सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। और ये क्षेत्र जो होता है बच्चों, इसको कहते हैं बिना जली मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र और ये काले रंग का होता है। ठीक है, और ये सबसे कम गर्म होता है। इसके बाद जो आप पीला भाग देख रहे हैं वो मध्य भाग है, जो कि आंशिक दहन वाला क्षेत्र होता है। और सबसे गर्म भाग कौन सा है बच्चों, पूर्ण दहन वाला, सबसे बाहरी भाग। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। इसमें जो लिखा है कि जो गहरा आंतरिक क्षेत्र, सबसे आंतरिक क्षेत्र जो ये वाला है, यह ज्वाला का सबसे अंदर का भाग होता है। ज्वाला का सबसे अंदर का भाग होता है, यह ठंडा होता है और काले रंग का होता है। क्योंकि इस क्षेत्र में कार्बन के बिना जले कण होते हैं, इसलिए ये काले रंग का होता है। इसके बाद मध्य भाग जो होता है वो आंशिक दहन वाला होता है। इसमें कार्बन के आधे जले कण होते हैं जो गर्म होकर चमकने लगते हैं और पीले रंग के दिखाई देते हैं। फिर है बाह्य भाग सबसे बाहर ही होता है, जो हल्का नीला दिखाई देता है। इस भाग में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ईंधन मोम का पूर्ण दहन करता है, इसलिए यह सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों देखो आप इस चित्र की सहायता से ये पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न भाग कौन से होते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है ये है ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है। ठीक है, अब आपने ये बताना है। तो देखें जो किसी भी ईंधन का अगर हम 1 किलोग्राम लेते हैं तो उसका पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। तो क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा
ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो मिल रही है हमें कितने उससे, 1 किलोग्राम ईंधन जलाने से, वही उसका ऊष्मीयमान होते हैं। और इस ऊष्मीयमान का मात्रक जो होता है बच्चों, वो होता है किलोजूल प्रति केजी। किलोजूल प्रति केजी, केजी आपने स्मॉल लिखना है, किलो का के भी स्मॉल होता है, जे कैपिटल होता है। ठीक है, तो किलोजूल प्रति किलोग्राम जो है वह ऊष्मीयमान का मात्रक होता है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है विश्व उष्णन का क्या कारण है। विश्व उष्णन को बच्चों जो आपने मेन बहुत सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग वर्ड है ना। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल मतलब विश्व, उष्णन मतलब वार्मिंग। ठीक है, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व का जो है वो गर्मी होने, पूरे विश्व में वार्मिंग मतलब गर्म होना, तो यही इसमें लिखा हुआ है। अब इसका बारे में पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण है, तो आप इसमें पूरा लिख सकते हैं कि विश्व उष्णन होता क्या है और उसका क्या कारण है। तो विश्व उष्णन जो है सरल शब्दों में अर्थ होता है उसका संसार की ऊष्मा का बढ़ना। अधिकतर ईंधन दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण संभवतः विश्व उष्णन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हिमखंड पिघलने लगे हैं। हिमखंड क्या है, मतलब कि बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उनको हिमखंड कहा जाता है। ठीक है, पहाड़, बर्फ़ के खंड, ये पिघलने लगे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र मतलब उससे लगते हुए जो क्षेत्र होते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। तो देखा बच्चों आपने कि विश्व उष्णन जो है उससे बहुत सारी हानियाँ हो रही हैं हम लोगों का। सबसे मेन तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से आपने देखा कि ऊष्मा जो है मतलब जो हमारी गर्मियों की अवधि है वो बढ़ती जा रही है। सारे संसार का तापमान जो है वह बढ़ रहा है, तापमान बढ़ना, यही विश्व उष्णन है। और इसके लिए जो मेनली उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि वहाँ ऊष्मा इधर दूसरी जगह नहीं जा पाती और वहीं पर अधिक से अधिक एक ऊष्मा एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो ये विश्व उष्णन आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है अमल वर्षा क्या है, इसका क्या कारण है। तो देखें, अमल वर्षा, वर्षा मतलब बारिश, अमल मतलब अमल की, ऐसी बारिश जिसमें अमल हो, है ना। तो सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल जैसे घटकों के साथ किसी भी प्रकार की वर्षा जब पृथ्वी पर गिरती है तो यह अमल वर्षा कहलाती है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है ईंधन जैसे कोयले, डीजल, पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसल, भवन और मिट्टी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये आपने देखा हो, सुना भी होगा कि जो हमारा ताजमहल है वो संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, उसका जो पत्थर है वह है वाइट वाला पत्थर, उसको भी अमल वर्षा के कारण नुकसान हो रहा है ना, वो भी रंग बदल रहा है। तो उसके कारण क्या है कि जो आगरा के जो पास में मथुरा रिफाइनरी है उसको क्या क्या, हाँ, कोर्ट के ऑर्डर से उसको शहर से बाहर स्थापित करने को बोला गया है। तो ये सब जो बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं किसके कारण, अमल वर्षा के कारण आ रहे हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये अभ्यास के क्वेश्चन है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या बढ़ेगा, प्रदूषण होता है, और क्या होगा, है ना। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन जो हमें आसानी से मिल जाता है वह क्या है, मिट्टी का तेल। फिर है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके कहाँ तक पहुँचाते हैं बच्चों, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वह न्यूनतम ताप होता है जब कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। तो यह है ज्वलन ताप तक पहुँचना किसी भी पदार्थ को ज़रूरी है, तभी वह आगे जलेगा। इसके बाद अगला है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देखें, तो पीछे हमने पढ़ा था पानी से कभी भी तेल की आग को नहीं बुझाना चाहिए। क्यों नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है वह तेल से भारी होता है, जिसके कारण पानी तो नीचे तली में चला जाएगा और तेल जो है वह ऊपर जलता रहेगा।
ठीक है, ऊपर जलता रहेगा, तो इसलिए इसको नहीं बुझाना चाहिए। अब आगे का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो देखिए CO2 जो है, अभी हमने पीछे भी देखा था कि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग के चारों ओर एक आवरण बना लेती है, जिससे आग का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है। इस तरह ऑक्सीजन की कमी होने से आग बुझ जाती है और नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या थी बच्चों, कि ये आग के चारों ओर एक आवरण बना लेती है, और जिससे ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा और ऑक्सीजन की कमी होने से आग बुझ जाती है। इसके बाद है आदर्श ईंधन के गुण बताएं। तो आदर्श ईंधन जो है वह कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो वह सरलता से उपलब्ध हो जाना चाहिए, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज लोग प्रयोग कर सकें। दूसरा, यह सस्ता होता है, वायु में आसानी से जल जाता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, वह जलने के बाद कोई अनचाहा अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है, इसका ज्वलनताप कम होता है और भंडारण में आसान होता है। तो ये सब क्या है बच्चों, एक आदर्श ईंधन के गुण हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन जो है उसका पूर्णतः दहन हो गया। इसके बाद उसका ऊष्मा का जो माप था वहाँ पर वो था 1,80,000 किलो जूल। तो इस ईंधन का ऊष्मीय मान निकालना है। तभी हमने पीछे देखा ऊष्मीय मान के लिए सूत्र जो होगा कि जो भी वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हुई है, ऊष्मा बटे में उस ईंधन की मात्रा, जिस ईंधन को से ऊष्मा प्राप्त हुई है उस ईंधन की ऊष्मा और उसकी मात्रा। तो देखें यही यहाँ पर लिखा है, ईंधन की मात्रा कितनी है, 4.5 किलो। तो ये हो गया 4.5 किलो। ऊष्मा का मान जो है वो है 1,80,000 किलो जूल। तो ऊष्मीय मान क्या होगा, ऊष्मा बटे में ईंधन की मात्रा। तो ऊष्मा कितनी हुई, 1,80,000। तो ये लिख दिया 1,80,000। ईंधन की मात्रा कितनी थी, 4.5। तो ये नीचे आ गया 4.5। फिर उसके बाद इसको काट लेंगे, 4.5 के नाम के ऊपर 10 चला जाएगा और ये सब काटा, तो आंसर आपका आया 4,000 गुणा में 10। अब फाइनल उत्तर जो करेंगे, 4,000 को इस 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया बच्चों, 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होएगा। तो सब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दें, उन्हें याद करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैक्सिमम में से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो। धन्यवाद बच्चों।